वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और वकील एच.एस. फुल्का ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। एच.एस. फुल्का को राजनीति से ज़्यादा वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने किस तरह से सिख दंगों का, जो 1984 का सिखों के खिलाफ सिख जेनोसाइड था, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसमें बहुत सारे लोगों को सजा दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब एच.एस. फुल्का का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सिखों को न्याय दिलाने की लड़ाई थी वो, और सिखों को साथ लेकर के चलने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती थी वो, ये दोनों फुल्का साहब के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से मजबूत हुई है। अब क्या एच.एस. फुल्का का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ये अकेला ऐसा मामला है जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कुछ करती हुई दिख रही है? क्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से न केवल पंजाब में अपने फुटप्रिंट्स मजबूत करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से तब से और ज़्यादा शिद्दत के साथ काम करती हुई नजर आ रही है जब भारतीय जनता पार्टी का, जब से शिरोमणि अकाली दल से अलायंस टूटा। वो भी अलायंस किसी वैचारिक कारण से नहीं टूटा था। अलायंस टूटा था जो फार्मर्स बिल आया था, हालांकि वो वापस हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ बात बनती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जो गतिविधियां हैं उसमें न केवल अपने आप को मजबूत करती हुई दिख रही है बल्कि मजबूत हुई भी है, और इसका परिणाम भी उनको दिल्ली में नजर आया है। इसमें अगर हम एच.एस. फुल्का के आने से भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़ायदा होगा, कहाँ फ़ायदा होगा, उसके पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हरदीप पुरी IFS ऑफिसर हैं, वो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब अभी वो उनके पास इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है। उसके अलावा हरदीप पुरी के साथ साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जो अकाली दल में थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए और मजबूती के साथ आए, और वो अब दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली हुए हैं। दूसरा मामला ये हो गया। इसके अलावा एक तीसरा मामला जो है वो है बिट्टू का, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, और पिछला चुनाव जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, मतलब 2024 का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा और हार गए। लेकिन उसके बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनको मंत्रालय में लाया गया, उनको राज्यसभा भेजा गया। ये हो गया एगो। इसके साथ साथ दिल्ली का जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो नियुक्त किया गया है तरनजीत सिंह संधू को। अब तरनजीत सिंह संधू जो हैं वो इसके पहले 2024 का जो चुनाव है वो उन्होंने लड़ा था उन्होंने लोकसभा का चुनाव पंजाब से लड़ा था और वो हार गए थे। अमृतसर लोकसभा सीट से वो अपना चुनाव हार गए थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन इन सब के बावजूद उनको दिल्ली का गवर्नर बनाया गया है। अब अगर इन्हीं चीज़ों पर केंद्रित रखें तब भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ऐसा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना फोकस ले आ रही है। दिल्ली में उसने अपना जो चाहती थी वो कर ली, उनका सरकार बन गया है, लेकिन वो दिल्ली के बहाने मैसेज देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पंजाब आसपास का क्षेत्र है और प्रभाव रखता है, तो अब वो इन सारी नियुक्तियों से पंजाब में इसका प्रभाव देखने की और प्रभाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फुल्का साहब हैं, फुल्का साहब अपना जो 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का लुधियाना से, वो रवनीत सिंह बिट्टू से हारे। रवनीत सिंह बिट्टू बूटा सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको आतंकवादियों ने मार दिया था, उनके ग्रैंडसन हैं। अब रवनीत सिंह से अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब 2017 के विधानसभा का चुनाव हुआ तो फुल्का साहब ने मनप्रीत सिंह अयाली को हराया, जो अकाली दल के कैंडिडेट थे। अब मनप्रीत सिंह अयाली को हराया तो, लेकिन वो विधायक के रूप में लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर पाए और उन्होंने मतलब आम आदमी पार्टी से जीते, तब तक वो आम आदमी पार्टी में थे और 2019 में उन्होंने अपने विधानसभा पद से त्यागपत्र देकर के अलग हो गए। जब वो विधानसभा से अलग हो गए, उसके बाद अब 19 के बाद अब वो 26 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2019 में उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया उनके लीगल क्षेत्र में काम करने के लिए। तो ये जो मामला है ये महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि रवनीत सिंह बिट्टू, जिनके ग्रैंडफादर को आतंकवादियों ने मार दिया था, उनको अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी ने गद्दार बोला था, कैमरा के सामने बोला था गद्दार आ रहा है। इसको लेकर के बहुत बखेड़ा हुआ था। पीट पीट के हरि सिंह को मार दिया, उसको आधा मरा करके छोड़ गए, इसीलिए तो ये हालत थी। और ये वाजपेयी जी की जो वाजपेयी जी के घर के सामने टैक्सी स्टैंड को आग लगाई, वो बाहर आके खुद गइयों को उसको पकाया उन्होंने। यह तक ये जो हालत थी तब उस टाइम की। और ये 17 नवंबर 1984 को वाजपेयी जी ने एक लिस्ट रिलीज की कि 2700 सिखों को दिल्ली में मारा है। ये लिस्ट मदन लाल खुराना जी ने तैयार की थी। उससे पहले 3 दिन पहले क्या हुआ था, 14 नवंबर को उस टाइम के जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सारे इंडिया में 650 सिख मरे हैं। तो जब इन्होंने 2700 सिखों की लिस्ट रिलीज की, कांग्रेस ने कहा वाजपेयी एंटी नेशनल है और उन्होंने कहा ये टेररिस्ट का साथ दे रहा है। और वाजपेयी जी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन सर पे है, आप इलेक्शन की सोचो। वो कहते मुझे इलेक्शन की परवाह नहीं, मुझे देश की परवाह, मैं देश की सोचना है, मैंने देश को बचाना है। इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आएंगे। और ये सभी ये पूरे का पूरा नानावती कमीशन का रिकॉर्ड में है, ये उनकी ये पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट। और रवनीत को गद्दार बोलने के अलावा कांग्रेस के से जुड़े हुए नेता, चाहे वो सज्जन कुमार हों, चाहे वो कमलनाथ हों, चाहे वो जगदीश टाइटलर हों, HKL भगत अब रहे नहीं, इन सब के खिलाफ सिख जेनोसाइड के मुकदमे हैं और HS फुल्का उस मामले को लड़ रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक इकोसिस्टम है वो बार बार इस मामले को डाइवर्ट करके इसमें संघ की भूमिका बताने की कोशिश करता है, जिसको लेकर के बहुत सारे सिख जो विक्टिम्स हैं उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सिखों को जेनोसाइड में बचाया था। वो अपने घरों में उन्होंने शरण दी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी बताया था कि कैसे संघ के लोगों ने उनकी मदद की थी। ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है जिसको नकारा गया। अब फुल्का साहब के आ जाने के कारण ये जो नैरेटिव है तो उसको रोक लगेगी, और ये जो सिखों के खिलाफ जो जेनोसाइड हुआ था
उनको न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी और वो होगा, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा है, चल रहा है। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो दिल्ली में जो होना था वो हुआ, वो पहले ही उस पर निर्णय पर हो गया, लेकिन पंजाब में इसका प्रभाव दिखेगा। पंजाब में कांग्रेस को हरा करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में फिर कांग्रेस मजबूती के साथ आई और लगभग 7 लोकसभा सीटें जीत करके आई। और अकाली दल को 1 सीटें मिली और बीजेपी जो अलायंस के साथ लड़ती थी तो 3 सीट जीत लेती थी, बीजेपी को कुछ नहीं मिला। लेकिन बीजेपी अब अपने आप को सिखों के बीच काम करते हुए नज़र आ रही है, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये कि जो सिखों का, विशेष रूप से ग्रामीण और दलित सिखों का जो कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में हो रहा है उसके खिलाफ भी काम कर रही है। और जब आप इस तरह से लोगों को, सिख कम्युनिटी को एक साथ लेकर के वहाँ राष्ट्रीय सिख संगत जो संघ से जुड़ा हुआ सिखों का संगठन है वो भी काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है जो वहाँ एक चाहे ISI के माध्यम से हो चाहे बाकी लोगों के माध्यम से एक सिखों को मुख्य धारा से एलिएनेट करने की कोशिश की जाती है, उसको भी रोका जाएगा। तो ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और पंजाब की राजनीति में बहुत मजबूती के साथ वो काम कर रहे हैं। चुनावी सफलता देर सवेर उनको मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो जिस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, इसके पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जो पार्टी थी वो अब मर्ज करके भाजपा में आ गई है। उनकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, उनका बेटा भी चुनाव लड़ेगा। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह हेल्थ ग्राउंड से हो सकता है ना लड़े, लेकिन ये सारे नेता हैं। और फुल्का साहब को भी मैदान में उतारा जाएगा, हो सकता है रवनीत बिट्टू को भी उतारा जाए, तरनजीत संधू तो अब गवर्नर हो गए, लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश, एक राजनीति जो है एग्रेसिव राजनीति की कोशिश हो रही है। और अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तिकोणी मुकाबला खड़ा करने की स्थिति में होगा तो निश्चित तौर पर फायदे में हो सकता है। लगातार ये भी खबरें आती है कि एक बार फिर अकाली दल के साथ समझौता या अकाली दल के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से और बहुत मजबूती के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मजबूत करती हुई नज़र आ रही, और HS फुल्का जैसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी का में शामिल होना उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। राजनीतिक फैसले और राजनीतिक समीकरण बहुत कुछ समय के हिसाब से डिसाइड होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम नज़र आता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।